नंदनपुर गांव के लोग बहुत मेहनती थे। कोई खेतों में पसीना बहाता था, कोई जंगल से लकड़ियां लाता था, तो कोई पशुपालन करता था। लेकिन पूरे गांव में खाने के लिए सिर्फ एक ही ढाबा था। उस ढाबे का मालिक था रघुवीर। रघुवीर का मटन पूरे इलाके में मशहूर था, लेकिन उसका स्वभाव उससे भी ज्यादा मशहूर था। वह लालची, घमंडी और बदतमीज था। एक दिन उसका पुराना ग्राहक हरिराम ढाबे पर पहुंचा। अरे ओ हरिराम, पिछले हफ्ते के पैसे अभी तक नहीं दिए और आज फिर मटन खाने आ गया। भाई थोड़ा सब्र रखो, मेरी फसल कटने वाली है। पैसे आते ही पूरा हिसाब चुका दूंगा। मेरा ढाबा कोई धर्मशाला नहीं है। पैसे नहीं है तो घर जाकर दाल रोटी खाओ। मैं तो तुम्हारा रोज का ग्राहक हूँ। रोज का ग्राहक है इसलिए तो गुस्सा आता है। तुम जैसे लोगों की वजह से मेरा घाटा होता है। निकल जाओ यहाँ से। हरिराम की आंखें शर्म से झुक गईं। यह सब देखकर पास खड़ा राजा आगे आया। रघुवीर, इतना बुरा व्यवहार ठीक नहीं है। हरिराम ने हमेशा पैसे दिए हैं। तुम अपनी सलाह अपने पास रखो। मेरे ढाबे में क्या करना है मैं बेहतर जानता हूँ। इंसानियत भी कोई चीज होती है। अगर किसी को मेरा तरीका पसंद नहीं तो यहाँ मत आओ, लेकिन याद रखना पूरे गांव में मटन कहीं नहीं मिलेगा। राजा चुप हो गया। गांव वाले भी चुप थे। मजबूरी थी। उसी समय गांव में एक युवा दंपति आया। पति का नाम था सूरज, पत्नी का नाम था दिशा। दोनों शहर से आए थे। शहर में गैस सिलेंडर की भारी कमी के कारण उनका छोटा भोजनालय बंद हो गया था। देखो दिशा, कितना सुंदर गांव है। हाँ, मुझे भी लगता है कि यहाँ हमारी किस्मत बदल सकती है। बस मेहनत करनी होगी। और हम मेहनत से कभी नहीं डरते। गांव में पहुंचकर दोनों ने एक बुजुर्ग से पूछा। नमस्ते काका, मुखिया जी का घर कहाँ है? सामने वाली पगडंडी के आगे। तुम लोग नए लग रहे हो। जी, काम की तलाश में आए हैं। जाओ बेटा, मुखिया जी अच्छे इंसान हैं। दोनों मुखिया गोपाल सिंह के घर पहुंचे। मुखिया ने उनकी पूरी कहानी सुनी। सूरज, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे रसोइया थे। जी, मैंने उन्हीं से मटन बनाना सीखा है। गांव में एक ढाबा है, लेकिन उसका मालिक बहुत स्वार्थी है। हमें बस एक मौका चाहिए। गांव के किनारे एक खाली झोपड़ी है। तुम वहां अपना काम शुरू कर सकते हो। हम पूरी मेहनत करेंगे। लेकिन सावधान रहना, रघुवीर तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख पाएगा। अगली सुबह सूरज बाजार गया। उसने ताजा मटन खरीदा, ताजे मसाले खरीदे। दिशा ने अपने हाथों से मसाले पीसे। जब मटन पकना शुरू हुआ तो खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। एक किसान ने कहा, ये कैसी खुशबू है? ढाबे से तो हमेशा जले तेल की बदबू आती थी। चलो देखते हैं। दोनों सूरज की दुकान पर पहुंच गए। सुना है तुम नए हो। जी भैया, आइए स्वाद चखिए। कुछ देर बाद गर्मागर्म मटन और रोटी सामने रखी गई। दोनों खाने लगे। अचानक उनकी आंखें चमक उठीं। वाह, ऐसा मटन तो जिंदगी में पहली बार खाया है। सूरज मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। काका, एक रोटी और ले लीजिए। पैसे? मेरी तरफ से। यह सुनकर लोग खुश हो गए। रघुवीर कभी ऐसा नहीं करता था। दूर खड़ा रघुवीर यह सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। ये नया आदमी मेरा धंधा खत्म कर देगा। उसकी आंखों में नफरत भर गई। एक हफ्ते के भीतर हालात बदल गए। अब गांव के लोग सूरज के ढाबे पर जाने लगे। भाई, तुम्हारे मटन में जादू है और व्यवहार भी सोने जैसा है। सूरज और दिशा की मेहनत रंग ला रही थी। रघुवीर का ढाबा खाली रहने लगा। कुर्सियां सूनी पड़ी थीं, बर्तन ठंडे पड़े थे। उधर सूरज के ढाबे पर लाइन लग रही थी। यह दृश्य रघुवीर को अंदर ही अंदर जला रहा था। उस रात रघुवीर ने 2 आवारा लड़कों को बुलाया। उनके नाम थे कालू और फकीरा। सूरज को सबक सिखाना है। क्या करना होगा? आज उसकी कमाई छीन लो। उस रात सूरज खुश था। उसकी जेब में मेहनत की कमाई थी। आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई। लेकिन सुनसान रास्ते में कालू और फकीरा सामने आ गए। जो कुछ है निकाल दे। भाई, ये मेरी मेहनत की कमाई है। फकीरा ने चाकू निकाल लिया। जल्दी। सूरज डर गया। उसने पैसे दे दिए। दोनों अंधेरे में गायब हो गए। घर पहुंचते ही दिशा समझ गई। क्या हुआ? सब लुट गया। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन चोरों को कैसे पता चला कि तुम्हारे पास पैसे हैं? सूरज कुछ देर सोचता रहा। मुझे रघुवीर पर शक है। हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन सबूत भी मिलेगा और सच भी। अगले दिन सूरज फिर काम पर पहुंच गया। रास्ते में रघुवीर मिला। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। सुना है कल कुछ पैसे गिर गए थे रास्ते में।
सूरज चौंक गया। सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल रहा था। उधर रघुवीर अपनी पहली चाल सफल समझ रहा था, लेकिन सूरज का ढाबा फिर भी चल रहा था। अब उसने और खतरनाक योजना बनाई। उसने फिर कालू और फकीरा को बुलाया। इस बार चोरी नहीं, फिर अफवाह फैलाओ कि सूरज बासी मटन खिलाता है। अगर पकड़े गए तो पकड़े नहीं जाओगे, बाकी काम मैं संभालूंगा। अगले दिन कुछ लोग ढाबे के पास खड़े होकर बातें करने लगे। सुना है कल का बचा मटन आज बेचा जा रहा है। धीरे धीरे बात फैलने लगी। रघुवीर खुद मुखिया के पास गया। मुखिया जी, गांव वालों की सेहत खतरे में है। क्या मतलब? सूरज बासी खाना बेच रहा है? मुखिया चौंक गए। मुखिया सूरज के ढाबे पर पहुंचे। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सूरज घबरा गया। मुखिया ने रसोई देखी। ताजा मटन, ताजी सब्जियां, ताजे मसाले, सब कुछ साफ सुथरा। दिशा ने एक बोरी दिखाई। उस पर आज की तारीख लिखी थी। मटन खरीदने की रसीद भी मौजूद थी। मुखिया ने कहा, यह खाना पूरी तरह ताजा है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रघुवीर का चेहरा उतर गया। उसकी पहली बड़ी साजिश नाकाम हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में अब और भी खतरनाक योजना जम ले चुकी थी। उस रात रघुवीर ने कहा, अब ऐसा वार होगा कि सूरज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसी समय कालू और फकीरा की बातें एक आदमी सुन रहा था। वह था राजा। राजा ने सारी बातें सुन लीं। अब उसके पास रघुवीर को बेनकाब करने का रास्ता था। अगले दिन गांव सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा विस्फोट होने वाला था। उस रात जब सूरज और दिशा अपने छोटे से घर में सो रहे थे, तब रघुवीर की नई चाल शुरू हो चुकी थी। कालू और फकीरा चुपके से सूरज के ढाबे के पीछे पहुंचे। जल्दी कर, कोई देख न ले। रघुवीर ने कहा है कि बस मटन के पैकेट बदलने हैं। दोनों पीछे की टूटी बार से अंदर घुस गए। उन्होंने ताजे मटन के पैकेट हटाकर उनकी जगह पुराने और खराब मटन के पैकेट रख दिए, फिर अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह सूरज हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसे क्या पता था कि उसके साथ धोखा हो चुका है। आज भी बहुत भीड़ आएगी। हाँ, आज तो नए ग्राहक भी आने वाले हैं। दोनों काम में लग गए। उधर रघुवीर सुबह सुबह गांव के चौक पर पहुंच गया। वह जोर जोर से बोलने लगा, अरे सुनो गांव वालों, तुम लोग जिस नए ढाबे की तारीफ करते नहीं थकते, उसकी असलियत जानते हो। लोग रुक गए। क्या हुआ रघुवीर? वो सूरज तुम्हें खराब मटन खिला रहा है। क्या सच में? मैं तो कई दिनों से देख रहा हूँ। लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। कुछ ग्राहक सीधे सूरज के ढाबे पर पहुंचे। भाई, गांव में तुम्हारे बारे में अजीब बातें हो रही हैं। कैसी बातें? कहा जा रहा है कि तुम खराब मटन बेच रहे हो। सूरज हैरान रह गया। दिशा तुरंत भंडार घर में गई। उसने मटन के पैकेट देखे, फिर उसकी आंखें फैल गईं। सूरज, ये हमारे पैकेट नहीं है। क्या मतलब? कल हमने जो मटन खरीदा था, उसके पैकेट अलग थे। अब दोनों को समझ आने लगा कि कोई बड़ी साजिश हुई है। दिशा को जमीन पर एक कपड़े का टुकड़ा मिला। वह किसी आदमी की फटी कमीज का हिस्सा था। यह कल यहाँ नहीं था। मतलब रात में कोई आया था? तभी बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। रघुवीर भी वहां पहुंच गया। लो, आज सच सामने आ जाएगा। मुखिया जी को बुलाओ। तुम बार बार मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मैं गांव वालों की जान की चिंता करता हूँ। यह सुनकर लोग आपस में हंसने लगे। रघुवीर की झूठी चिंता सब जानते थे। मुखिया गोपाल सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने पूरा भंडार घर देखा। कुछ पैकेट सचमुच खराब थे। भीड़ में हलचल मच गई। मुखिया जी, मैं कसम खाता हूँ, ये मेरा मटन नहीं है। चोर कभी खुद को चोर नहीं कहता। सूरज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिशा शांत खड़ी रही। वह कुछ सोच रही थी। अचानक वह मुस्कुराई। रघुवीर, तुम सुबह से कह रहे हो कि हमारे पास खराब मटन है। हाँ तो तुमने देखा कब? रघुवीर एक पल के लिए चुप हो गया। सही कहा। रघुवीर को कैसे पता चला कि अंदर क्या रखा है? भीड़ अब रघुवीर की तरफ देखने लगी। दिशा ने जमीन पर मिला कपड़े का टुकड़ा दिखाया। यह कल रात किसी के कपड़े से फटा है। कालू दूर खड़ा यह देखकर घबरा गया। कालू के चेहरे पर पसीना आ गया। राजा ने उसकी हालत देख ली। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। राजा चुपचाप कालू के पीछे चल पड़ा। उसे सच्चाई जाननी थी। शाम को कालू और फकीरा नदी किनारे मिले। उन्हें लगा कोई नहीं देख रहा, लेकिन झाड़ियों के पीछे राजा छिपा था। मुझे डर लग रहा है। रघुवीर ने कहा था कोई नहीं पकड़ेगा। अगर गांव वालों को पता चल गया कि हमने मटन बदला था तो? राजा के होश उड़ गए। अब राजा के पास सच था, लेकिन उसे सबूत चाहिए था।
उधर रघुवीर को लगा कि उसकी योजना सफल हो रही है। उसने सोचा अब सूरज की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। दिशा ने सूरज से कहा, सच्चाई को सामने लाने का समय आ गया है। लेकिन किसे? धैर्य रखो। दिशा ने जानबूझकर पूरे गांव में खबर फैलाई कि अगले दिन बड़ी मात्रा में मटन आने वाला है। यह खबर सीधे रघुवीर तक पहुंची। रघुवीर मुस्कुराया। आज फिर उनका सामान बदलवा दूंगा। रात होते ही कालू और फकीरा फिर पहुंचे, लेकिन इस बार कोई उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, मशाले जल उठीं। चारों तरफ गांव वाले खड़े थे। मुखिया, राजा, हरिराम, सूरज और दिशा सब मौजूद थे। अब बताओ, यहाँ क्या करने आए थे? कालू डर गया। फकीरा कांपने लगा। आखिर दोनों टूट गए। हमें माफ कर दो। यह सब रघुवीर के कहने पर किया था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मुखिया ने रघुवीर को बुलवाया। जब गवाहों ने सच बताया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं लेकिन अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। गांव वाले गुस्से से भर उठे। कई लोग रघुवीर को गांव से निकालने की मांग करने लगे, लेकिन तभी दिशा आगे आई। रुको, अभी फैसला मत करो। क्यों बेटी? क्योंकि मुझे लगता है कि रघुवीर ने सिर्फ यही साजिश नहीं की, इसके पीछे और भी बड़े राज छिपे हैं। यह सुनकर रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया।